गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल से हम लोग निराला की कविता उत्साह पढ़ रहे हैं। उत्साह का कल रचना पाठ और संदर्भित जो व्याख्या थी उस पर हम लोगों ने चर्चा की। एक बार फिर से रचना पाठ कर लूँ और इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उस पर चर्चा करते हैं हम लोग। उत्साह एक क्रांति चेतना की आत्मालाप वाली कविता है, जिसमें कवि बादल को संबोधित करते हुए समाज में उत्साह और क्रांति संचार की बात करता है। साथ ही गर्मी से निजात दिलाने के लिए बादल और बादल के बरस जाने से समाज में जो हताशा का वातावरण है वो छट जाएगा, इसकी भी वो कल्पना करता है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। बादल गरजो विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। बादल गरजो। बच्चों, कल ही मैंने कहा था कि कविता के दो संदर्भ हैं, और चूँकि ये कविता उस दौर में लिखी गई है जब देश भर में आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था। अंग्रेज़ों के खिलाफ तरह तरह के आंदोलन चल रहे थे। कुछ आंदोलन अहिंसक थे तो कुछ हिंसक भी थे। एक तरफ गांधी जी की अगुवाई में सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन जैसे आंदोलनों से जनता जुड़ी हुई थी, तो दूसरी तरफ क्रांति चेतना की बागडोर संभाले भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे आज़ादी के सिपाही भी लड़ रहे थे। और अंग्रेज़ों के अत्याचार और उनके दबाव के कारण जनता में एक हताशा का वातावरण छाया हुआ था। वैसे हताशा के वातावरण से आम जन को बाहर निकालने के लिए, उनमें उत्साह का संचरण करने के लिए कवि बादल को प्रतीक बना करके उससे बरसने से पहले गरजने की बात करता है, क्योंकि उस गरजने में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक विरोध की आवाज़ मानी जाए। और ये प्रतीकात्मक गरजना बादलों का हिंदुस्तान की सरजमी के ऊपर जो छाए बादल हैं उन्हें हिंदुस्तानी बादल मानते हुए उनका गरजना हिंदुस्तानियों के गरजने का एक सिंबल माना जाए और लोगों में उत्साह संचरित हो, लोग उत्साहित हों कि जैसे बादल गरज सकता है, हम भी अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, गरज सकते हैं। इसी लोगों में उत्साह का संचरण करने के लिए कवि बादल से गरजने की बात करता है। और अंततः कविता ग्लोबल हो जाती है और पूरी दुनिया भर की चिंता करते हुए दुनिया के तमाम वैसे जन के लिए जो तेज़ धूप, तपिश और गर्मी से बेहाल हैं, उन लोगों के लिए बादल से गरजने की बात करते हैं कि पूरी धरती एकदम तप रही है, जल रही है, इस धरती को पुनः शीतल कर दो। दूसरा जो एक संदर्भ मैंने बताया था कि भारत कृषक प्रधान देश है और आज भी हिंदुस्तान की जो खेती है, कृषि कार्य है, वो अधिकांशतः वर्षा पर ही आधारित है। और ऐसे कृषि प्रधान देश में कृषि से जुड़े परिवारों के लिए मानसून की बारिश का होना एक उम्मीद जगाता है कि अगर बारिश की शुरुआत अच्छी हुई तो हमारी फसल अच्छी होगी। और ये उम्मीद उनके मन में जीवन के प्रति उत्साह का संचरण करता है। शायद यही सब सोच करके कवि ने इस कविता का शीर्षक भी उत्साह रखा है। एक तो जो हमारे क्रांतिकारी हैं, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, अगर उनकी आवाज़ को दबाने के लिए अंग्रेज़ जो तरह तरह के शोषण और कानून ला रहे हैं, तो इस बादल के गरजने से उनके अंदर भी एक नए जो हताशा का वातावरण छा गया है, उसमें उत्साह का संचार हो। और दूसरा जो हमारा कृषक समाज है वो भी इस बादल के गरजने और बरसने से उत्साहित होगा। तीसरा जो बात है, दुनिया भर के लोग जो गर्मी से बेहाल हैं, ऐसे लोगों को भी इस बादल के गरजने और बरसने से उनका मन उत्साहित होगा, उनमें एक नवीन सृष्टि और नवीन सर्जना का संचार होगा। तो आइए इस पाठ और इस कविता आधारित जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। इस कविता आधारित मुख्यतः 4 प्रश्न हैं।
पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? दूसरा प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तीसरा प्रश्न है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? मैंने कहा है कि ये कविता एक अर्थ में सिंबॉलिक भी है, प्रतीकात्मक कविता है, और बादल का गरजना एक प्रतीक की तरह इस्तेमाल किया गया है। एक क्रांतिकारी चेतना और क्रांतिकारियों का अंग्रेजों के खिलाफ या हिंदुस्तानियों का अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाने और उनके विरोध करने की भी बात और संकेत है उसका। चौथा प्रश्न है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिसमें कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। यानी ऐसी कविता की पंक्तियाँ जिसे पढ़ते हुए हमें साउंड सा फील हो, लगे कि इन ध्वनियों से एक आवाज़ कानों में गूंज रही। जैसे बादल के लिए अगर गड़गड़ शब्द इस्तेमाल करें बादल के गरजने का, तो गड़गड़ बोलते ही हमारे सामने या हमारे मन मस्तिष्क में बादल के गरजने का साउंड का फील या अनुभव हम कर लेते हैं। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द है जिसमें नाद सौंदर्य मौजूद है, तो उसे छट करके लिखना है। पांचवा प्रश्न है, हालांकि ये रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए है और रचनात्मकता हम सब में मौजूद होती है, ज़रूरत है कि अपनी उस रचनात्मकता का हम इस्तेमाल करें और उसके लिए प्रयास करें। एक ये रचनात्मक प्रश्न है, जैसे बादल घुमड़ उमड़ कर बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के अंतर्मन में भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भाव को कविता में उतारिए। किसी भी प्राकृतिक विषय पर, फूल पे, पहाड़ पे, नदी पे, झरने पे, या इस बारिश पे ही, या धूप पे। 8वीं क्लास में कविता थी दोपहरे, जिसमें गर्मी के दिनों की तेज़ धूप का क्या असर पड़ता है सामान्य जनजीवन पर, जनमानस पर, शहर पर, पशु पक्षी पर, तो उसका चित्र उस कविता में है। ऐसे ही प्रकृति केंद्रित कई कविता है। एक बचपन में कविता पढ़नी थी, आरे बादल कारे बादल गर्मी दूर भगारे बादल। बहुत सारी कविताएं हैं प्रकृति पर केंद्रित। और पाठ्येतर सक्रियता के रूप में भी एक एक्टिविटी है। बादलों पर अनेक कविताएं हैं, कुछ कविताओं का संकलन करें और उसका चित्रांकन भी करें, यानी कविता के आधार पर तस्वीर बताने की बात है। तो यह पाठ्येतर सक्रियता है और रचनात्मकता की बात है, तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन जो पाठ आधारित 4 प्रश्न हैं वो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं, तो आइए इन पर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? तो अगर इसका हम आइडियल आंसर देना चाहें तो कह सकते हैं कि उत्साह कविता में कवि ने बादलों को पुकारा है, यानी बादलों से एक आलाप करता है, उन्हें संबोधित करके जो कुछ भी कहता है अपने मन की बात, वो बादलों को संबोधित करके कहता है, मगर वो बादलों से बारिश करने की बजाय गरजने के लिए कहता है। और मैंने बताया ही था कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो दौर आज़ादी के संघर्ष का था और अंग्रेज़ जो हिंदुस्तानियों की आवाज़ को दबा रहे थे, तो शायद उस दबी हुई आवाज़ के विरोध में एक सांकेतिक रूप से बादलों का गरजना हिंदुस्तानियों की गरजने से जोड़ करके कवि देखता है, इसलिए पहले बादलों को वो गरजने की बात करता है। क्योंकि हिंदुस्तान की सरजमी के ऊपर जो आसमान में बादल छाए हैं, कवि उन्हें भी हिंदुस्तानी बादल मान लेता है और उनका गरजना अंग्रेज़ों के खिलाफ गरजने की कल्पना करता है या उससे जोड़ करके देखता है। कवि ने ऐसा इसलिए भी कहा है क्योंकि वो बादलों के जरिए लोगों के मन में क्रांति का बीज बोना चाहता है, जन जन में उत्साह का संचार करना चाहता है, और बादलों की गर्जना लोगों के मन को हिलाकर रख देगी और सभी लोग उत्साहित हो जाएंगे। उत्साहित इसलिए भी हो जाएंगे कि गर्मी से बेहाल लोग अपने अपने घरों में छिपे पड़े हैं, और जब बादल गरजेगा तो उनके कानों तक वो आवाज़ जगाएगी और वो बाहर के वातावरण में हो रहे तब्दीली को देख पाएंगे, और बादल के गरजने और घिरने के दृश्य को देख करके उनका मन उत्साह और उम्मीद से भर उठेगा कि हो ना हो बादल अगर गरज रहे हैं तो निश्चित ही बरसेंगे, और बरसेंगे तो न प्रकृति की आबोहवा बदलेगी बल्कि इस बारिश से हमारा जो कृषक आधारित जनजीवन है उसमें भी सुधार हो सकता है। इसलिए कवि बादलों से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर सबसे पहले गरजने की बात करता है। तो ऐसा कुछ आंसर इस प्रश्न का हो सकता है।
दूसरा प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? क्योंकि कहीं ना कहीं कवि इस बादलों के गरजने और उसके बरसने को लेकर के लोगों के मन में उत्साह का संचरण करना चाहता है। जो क्रांतिकारी अंग्रेजों के अत्याचार या दबिश के कारण उनके मन में अपने क्रांति चेतना को लेकर के हताशा की भावना भर रही हैं, शायद उन्हें भी बादल के गरजने से उनका मन अंग्रेजों के खिलाफ फिर से आक्रोश से भर उठे, उनका मन फिर से उत्साहित हो, उनके मन में फिर से क्रांति चेतना और नवजीवन का संचार हो सके। तो कवि ने अपनी इस कविता का नाम उत्साह इसलिए भी रखा है क्योंकि वो इस कविता के जरिए लोगों के मन में क्रांति का उत्साह पैदा करना चाहता है। और वाकई उत्साह एक सकारात्मक भावना है जिससे लोगों के मन में उमंग और खुशी आती है और कोई अच्छा काम संभव हो पाता है। उत्साह कविता में कवि ने बादलों को बरसने के बजाय गरज गरज कर लोगों के मन में क्रांति की भावना जागृत करने के लिए कहा है। कवि मानते हैं कि बादलों की गर्जना से लोगों के मन में छाया दुख और निराशा दूर होगी और वे उत्साह और सकारात्मकता से भर जाएंगे। कवि के अनुसार कोई भी काम बिना उत्साह के नहीं किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा है और इस कविता के बहाने कहीं ना कहीं वो आम जनजीवन के मन में जोश और उत्साह भरने के प्रयास भी किया है। तीसरा प्रश्न है, कविता में बादल निम्नलिखित किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो हम कह सकते हैं कि कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। पहला अर्थ संकेत है कि कविता में बादल एक क्रांति चेतना का सूचक है और बादल का गरजना क्रांतिकारियों के गरजने से जोड़ करके कवि देखता है और उसका संकेत समझता है। दूसरा, बादल का गरजना हिंदुस्तानियों का अंग्रेजों के खिलाफ विरोध और विद्रोह की आवाज़ से भी जोड़ करके कवि देखता है। और इसके साथ ही बादल का गरजना मनुष्य के जीवन में नवीनता और नवचेतना का विकास करने वाला का भी एक संकेत माना जा सकता है। चौथा प्रश्न है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो। तो नाद सौंदर्य, नाद का अर्थ ही होता है आवाज़, यानी कविता की कोई ऐसी पंक्ति जिससे पढ़ते हुए आपके मन में स्वतः कोई आवाज़ या उससे जुड़ी हुई आवाज़ गूंजने लगे। जैसे कई बार आप देखते हो कि नदी, अगर हम बोलें कि नदी बहती, तो इसमें नाद सौंदर्य नहीं है, लेकिन हम कहें कि नदी कल कल कर बहती है, तो पानी के गिरने से जो एक साउंड होता है वो साउंड इफेक्ट हमारे मन में आ जाता है। तो इस कविता में भी ऐसी बहुत सारी पंक्तियां हैं, जैसे विद्युत छवि, घेर घेर घोर गगन, ललित ललित काले घुंघराले, तप्त धरा शीतल कर दो। अब तप्त धरा बोलते ही लग रहा है कि जैसे किसी गर्म चीज़ पर कोई ठंडे सा या तवे पर पानी गिरने से जो छन से आवाज़ होती है वो साउंड फीलिंग हमारे मन में आती है। बादल गरजो, एक तरह से पूरी कविता ही नाद सौंदर्य से भरी पड़ी है। तो आप कोई भी पंक्ति, शुरुआती पंक्ति ही जो है बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, तो यहाँ पर आपको नाद सौंदर्य मिल जाएगा। तो बच्चों, ये पाठ के जरूरी प्रश्न थे, जो 4 प्रश्न थे उस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली, कल कविता पर भी चर्चा कर ली। और अब कल हम लोग जो दूसरी कविता है अट नहीं रही उस पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आज आप होमवर्क के रूप में कोई रचनात्मक कार्य करना चाहें तो आप भी बादल पर या किसी चीज़ पर कविता लिखने की कोशिश कर सकते हैं और अपना जो भी आपका प्रयास रहेगा 2, 4, 6 पंक्ति आप चाहें तो मुझे भेज सकते हैं, या इस कविता के आधार पर आप चाहें कोई पेंटिंग बनाना या बादल को लेकर के कोई चित्रांकन करना, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। ये एक स्वैच्छिक होमवर्क है, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग अट नहीं रही ये कविता पढ़ेंगे। धन्यवाद।